एक बार फिर कुछ इसी तरह की गर्माहट दिखेगी। एक बार फिर कुछ इसी तरह का दोस्ताना तारीखों में दर्ज होगा। एक बार फिर कुछ इसी तरह की बॉन्डिंग बनेगी। जब मिलेंगे दो दोस्त, मोदी और यूएई के राष्ट्रपति प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। मगर इस बार प्रधानमंत्री मोदी होंगे मेजबान और उनके दोस्त यूएई के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद होंगे मेहमान, और मौका होगा वाइब्रेंट गुजरात। यूएई के राष्ट्रपति वाइब्रेंट समिट के लिए भारत आ रहे हैं। वो 9 जनवरी को गुजरात के अहमदाबाद पहुंचेंगे। यूएई के राष्ट्रपति से पीएम मोदी के काफी अच्छे संबंध हैं। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 10 जनवरी से शुरू होने वाली 3 दिवसीय वाइब्रेंट समिट के लिए गुजरात सरकार ने काफी जबरदस्त तैयारियां की हैं। मोदी के दोस्त आ रहे हैं, जिनके लिए मोदी गांधीनगर में भव्य तैयारी करा रहे हैं। अहमदाबाद में वर्ल्ड क्लास इवेंट होने वाला है, जिसकी चर्चा अरब देशों में अभी से हो रही है। मोदी खुद अपने दोस्त यूएई के प्रेसिडेंट को रिसीव करने 9 जनवरी को अहमदाबाद एयरपोर्ट जाएंगे। वाइब्रेंट गुजरात से पहले पीएम मोदी यूएई प्रेसिडेंट के साथ रोड शो करेंगे। 7 किलोमीटर लंबे रोड शो में करीब 20 मिनट का वक्त लगेगा। रोड शो महात्मा गांधी के आश्रम साबरमती तक होगा। यूएई के प्रेसिडेंट प्रिंस मोहम्मद बिन जायद को मोदी महात्मा गांधी का आश्रम दिखाएंगे। यूएई के राष्ट्रपति प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान उन राष्ट्राध्यक्षों में शामिल हैं जो 10 जनवरी से शुरू होने वाले वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें संस्करण में भाग ले रहे हैं, जिसकी शुरुआत मोदी ने ही की थी। दुनिया में गुजरात को बदनाम करने की साजिश रची गई, एक निराशा का माहौल खड़ा करने की कोशिश की गई। कहा गया कि गुजरात कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। उस संकट में भी मैंने संकल्प लिया, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, गुजरात को इससे बाहर निकाल के ही रहूंगा। हम गुजरात के पुनर्निर्माण ही नहीं, बल्कि उसकी आगे की भी सोच रहे थे, और इसका एक प्रमुख माध्यम हमने बनाया वाइब्रेंट गुजरात समिट को। यूएई के प्रेसिडेंट का ये हिंदुस्तानी दौरा कई मायनों में बेहद अहम साबित होने वाला है, न सिर्फ इस्लामिक देशों के लिहाज से बल्कि भारत के लिहाज से भी, क्योंकि 9 जनवरी को गुजरात की गांधीनगर में जो होगा वो इस्लामिक देशों की सबसे बड़ी खबर बनेगा। जाहिर है इस्लामिक देशों में काम करने वाले करोड़ों भारतीयों को इस पर फख्र भी होगा, और अब ये लोग भारत में अपने घरों में फोन करके फख्र के ये पल शेयर करेंगे, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका भी असर दिखेगा। कूटनीतिक तौर पर भारत के संबंध मिडिल ईस्ट देशों से सबसे बेहतर चल रहे हैं। इसका सबूत 9 जनवरी को होने वाली मोदी नाहयान का रोड शो की खबर है। यकीनन मोदी अल नाहयान की जो दोस्ती है वो पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान को सदमे से कम नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में भी जो लोग मोदी को इस्लाम और मुसलमान विरोधी बताते हैं, उनके लिए भी कोई सेटबैक से कम नहीं है। भारत में करीब 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, जिसके लिए मोदी ने 400 प्लस का टारगेट सेट किया है। जाहिर है मोदी को मुसलमानों का भी साथ चाहिए। ऐसे में मोदी के दोस्त यूएई प्रेसिडेंट के वाइब्रेंट गुजरात दौरे को चुनावी चश्मे से भी देखा जा रहा है। सवाल यही है, क्या इस्लामिक देशों में प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ते रुतबे और दबदबे का असर स्थानीय मुसलमानों पर भी होगा? असल में हमारे देश में मुसलमानों पर हमेशा से राजनीति होती आई है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी तो मुसलमानों के नाम पर खुली राजनीति करते आए हैं। ओवैसी की सियासत मुसलमान शब्द से शुरू होकर मुस्लिम शब्द पर ही खत्म होती है। जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद की एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया, और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। ओवैसी के अलावा कांग्रेस की राजनीति भी कमोबेश मुसलमानों पर ही टिकी है। कांग्रेस के साथ देश का एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है।
कर्नाटक और तेलंगाना इसका उदाहरण है। वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव खुद को यूपी में मुस्लिम वोट बैंक का ठेकेदार बताते आए हैं, जबकि बीएसपी चीफ मायावती का सियासी समीकरण भी दलित प्लस मुसलमान पर आकर ठहर जाता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिहाज से मुसलमान वोट काफी अहम हो जाता है। सारा खेल मुसलमान वोटर्स को साधने का है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिम आबादी 17 करोड़ 22 लाख बताई गई थी, जो 2023 तक आते आते 19 करोड़ 75 लाख हो चुकी है। लोकसभा की कुल 92 सीटें ऐसी हैं जिन पर 20% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, जो चुनाव में निर्णायक साबित होते हैं। लोकसभा की 16 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता 50% से ज्यादा हैं। लोकसभा की 11 सीटों पर 41 से 50% तक मुस्लिम वोटर्स हैं। वहीं लोकसभा की 24 सीटों पर 31 से 40% मुस्लिम वोटर्स हैं। पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यक। जहां तक बीजेपी का सवाल है तो आंकड़े बता रहे हैं कि मोदी में मुसलमानों को भरोसा पहले की तुलना में काफी बड़ा है। 2019 में मुस्लिम मतदाताओं के असर वाली 92 सीटों में से 44 पर एनडीए ने जीत हासिल की थी और अब तो टारगेट 400 प्लस का है। लिहाजा मुसलमानों को जोड़ने की तैयारी भी उसी लेवल की है। भाजपा जब सबका साथ सबका विकास की बात करती है तो इसमें सबकी आस्था का सम्मान भी शामिल है। इसलिए आज नॉर्थ ईस्ट सहित देश के ऐसे अनेक राज्य जहां बड़ी संख्या में ईसाई आबादी रहती है, वहां भाजपा की सरकारें हैं। असल में 2014 के बाद न सिर्फ देश की राजनीति बल्कि चुनाव भी काफी हद तक बदल गया। 2014 के पहले मुसलमानों का एक मुश्त वोट एक नेता के कहने पर एक जगह गिरता था, लेकिन अब 2024 तक आते आते स्थिति बदल गई। यही कारण है कि बदरुद्दीन अजमल जैसे नेता अब सियासत में अपना हिस्सा मांगते हैं। भारत में कुल मुस्लिम आबादी का 47% मुसलमान उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में रहता है। इस कारण से इन राज्यों में मुस्लिम वोटरों का अच्छा खासा प्रभाव रहता है। अगर 2011 की जनगणना की बात की जाए तो बिहार में मुसलमानों का ये आंकड़ा 1 करोड़ 75 लाख है, जो कि 16% है। 4 करोड़ 7 लाख मुसलमान उत्तर प्रदेश में हैं, जो आबादी का 19.3% है। पश्चिम बंगाल में 3 करोड़ 2 लाख है, जो कि आबादी का 27% है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने मुस्लिम वोटरों की बदौलत ही बंगाल की 42 में से 18 सीटें हासिल कर सबको चौंका दिया था, लेकिन इस बार टारगेट बढ़ा है तो तैयारी भी बढ़ी है। बीजेपी तो दावा यहां तक कर रही है कि मोदी मैजिक की बदौलत 80% हिंदू बीजेपी के साथ आएंगे और 14% मुस्लिम वोट भी टूटकर मोदी को सपोर्ट करेंगे। असल में बीते कुछ सालों में बीजेपी काफी हद तक मुसलमानों को अपने साथ लाने में कामयाब रही है। बीजेपी के साथ मुस्लिम महिलाएं, शिया मुसलमान और पसमानदा मुसलमान माने जाते हैं, जबकि बीजेपी के खिलाफ सुन्नी मुसलमानों का अपर क्लास है। हमारी सारी मुस्लिम बहनें जो हैं वो खुले तौर से मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि आज तक ये जो जितने भी दल हैं, क्या कभी किसी ने मुसलमान बहनों को खास तौर से कभी ख्याल किया? कभी ख्याल नहीं किया गया। कितनी सारे मुद्दे हैं जो उन्होंने ख्याल करके उन पर अपना संशोधन करके हम लोगों के हकूक हमारे उनका ख्याल किया कि ये भी इंसान हैं, इनको भी कुछ सोचा जाए। वरना क्या हम लोगों की ज़िंदगी थी? क्या हमने अपनी अम्मियों की ज़िंदगी नहीं देखी है, किस तरह की लाइफ उन्होंने जी है? आज हम अपनी बच्चियों की ज़िंदगी देख रहे हैं। हम वो जनरेशन है जो हमने अपनी माँ को भी देख रहे हैं और हम अपनी बच्ची को भी देख रहे हैं। क्या बदलाव मिल रहा है वो हमें एहसास नहीं है, वो एहसास हम ही कर सकते हैं। हम ये सारे खड़े हैं इसी बात को बताने के लिए। आप कहिए 3 तलाक की बात कहिए, आप बिना महरम के हज करने की बात कहिए, आप उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर बात कहिए, या और भी जितने भी मुद्दे हैं जिनको वो कहते हैं यूसीसी के अंडर में आकर के वो सब सोचेंगे। तो इस पर आप बताइए कि हम मुसलमान बहनें क्या मोदी जी के सिवा किसी और के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं। मुस्लिम वोटों को लेकर आखिर बीजेपी इतने भरोसे से क्यों भरी है, अब इसे भी समझिए। असल में 2014 से पहले विपक्ष और तथाकथित बुद्धिजीवी कहते थे कि मोदी आएंगे तो इस्लामिक मुल्कों से रिश्ते खराब हो जाएंगे, विदेश नीति कमजोर होगी, मोदी आएंगे तो मुसलमानों के सारे हक छीन लिए जाएंगे।
लेकिन हुआ क्या, इसके बिल्कुल उलट। 2014 में भारत की सत्ता नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी के पास आई तो विदेशी नीति में खाड़ी के देशों को काफी तवज्जो दी गई। आज इस्लामिक देशों में भारत का डंका कैसे बज रहा है उसे बस बीते साल के आंकड़ों से समझिए। 24 जनवरी 2023 मिस्र के प्रेसिडेंट स्टेट विजिट पर आए। 8 अक्टूबर 2023 तंजानिया के प्रेसिडेंट सामिया सुलूह भारत आए। 9 नवंबर 2023 सऊदी अरब के पीएम मोहम्मद बिन सलमान भारत आए और 15 दिसंबर 2023 30 साल बाद ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक भारत दौरे पर आए। बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग ओमान को अपना दूसरा घर मानते हैं। यह लोग हमारे करीबी संबंधों और हमारी मित्रता का जीता जागता उदाहरण है। उनकी देखरेख में हिज मैजेस्टी सुल्तान हैतम का मैं निजी रूप से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि आज की बैठक से हर क्षेत्र में हमारा बहुआयामी सहयोग और सुदृढ़ होगा। आज अरब देशों के साथ भारत के संबंध सबसे अच्छे दौर में है। पीएम मोदी का इस्लामिक देशों में डंका बज रहा है, जिससे हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी मोदी पर भरोसा बढ़ा है। 2019 के चुनावों से पहले मोदी जिन इस्लामिक देशों में गए थे, अब वो एक एक करके भारत आ रहे हैं। इलेक्शन ईयर है, 40 देशों में चुनाव है, लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान में कहा जा रहा है कि आएंगे तो मोदी ही। लेकिन मोदी कह रहे हैं कि एनडीए 400 प्लस के साथ आएगी। जाहिर है बीजेपी जीत की नहीं बल्कि ऐतिहासिक जीत के लिए काम कर रही है। ऐसे में यूएई के प्रिंस प्रेसिडेंट का गुजरात आना और फरवरी में अबू धाबी में मंदिर के उद्घाटन में मोदी का जाना उसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।